है उसका क्या फायदा होता है उसे मालूम है और वो जरूर अपने बच्चे को आपके पास भेजेगा। लेकिन हम मरे हुए, सड़े हुए और ढहे हुए इदारे कायम करते हैं और उन इदारों से वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। 2, 4, 10, 20 लोगों का पेट पाला जा सकता है, 2, 4 खानदान की रोजी रोटी चल सकती है। इसके लिए बहुत सारे फलाही इदारे हैं, वहाँ आप उसका इंतजाम कीजिए। लेकिन तालीमी इदारे मेयारी अंदाज के कायम कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनमें जब अपॉइंटमेंट हो छोड़ दीजिए। जो लोग बनाने वाले हैं वो रास्ते से हट जाएं और जो तालीम के माहिरीन हैं 10 लोगों को बैठाइए और कहिए कि जो सबसे अहल है उसको चुन लीजिए, मेरी कोई भी पर्ची आपको नहीं पहुंचेगी। अगर इतना हौसला ऐसा कलेजा है तो आप देखिएगा कि आपके इदारे मजबूत होंगे। और वह इदारे क्रिश्चियंस के इदारे चलते हैं, मालूम होगा जब पटना में इदारा खुल रहा है तो केरल से उसका एडमिनिस्ट्रेटर चलाया, उसके लिए इंटरव्यू लेना शुरू किया तो बॉम्बे के किसी चर्च में इंटरव्यू हो रहा है। ना कोई मकामी सिफारिश कबूल करते हैं और न ही कोशिश करते हैं कि सड़े गले लोग उनके यहाँ उस्ताद की हैसियत से आए। क्योंकि जिस कौम में उस्ताद अगर कमजोर होगा तो उस कौम को तो जवाल का शिकार होना ही है। चूंकि अपने से कमतर, अपने से इंफीरियर आदमी को वो पैदा करेगा और वो पैदा करेगा तो वो क्या IIT पास करेगा? ये बहुत होगा तो कहीं जब जनूबी हिंदुस्तान में जाते हैं तो वहाँ के जो सियासतदान हैं, सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं मुस्लिम भी, उन्होंने भी छोटे बड़े इदारे ढेर सारे बना रखे हैं और वो कमजोर इदारे नहीं है। वहाँ जो माइनॉरिटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी का जो मेडिकल कॉलेज है, तो कोई बीमार पड़ता है तो सरकारी मेडिकल कॉलेज के मुकाबले उसमें प्रीफर करता है कि वो बेहतर इदारा है। तो जब साउथ इंडिया में ये तजुर्बा कामयाबी से अपने अंजाम को पहुंचा के वहाँ के सियासतदानों ने, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उन लोगों ने बेहतरीन इदारे बनाए और अपने यहाँ जो दूसरे इदारे थे कंपटीशन में भी उनसे बेहतर इदारे बनाकर दिखाए और वो इदारे चल रहे हैं। सबसे अफसोस का मकाम है कि हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं और मोटी रकम भर के और बड़े बड़े लोगों की सिफारिश कराकर वहाँ दाखिला लेते हैं। लेकिन इस शुमाली हिंदुस्तान और बिहार तो इस मामले में ऐसा पिछड़ा हुआ है कि हमें कभी याद ही नहीं आता है कि हम अपने यहाँ इतनी ज़मीन है, फर्टाइल ज़मीन है, हम खेती बाड़ी अच्छे से कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ ज़मीन की किल्लत नहीं है। लेकिन हम जब इदारे बनाएंगे तो 4 कट्ठे में स्कूल खोल देंगे, तो 4 कट्ठे में स्कूल खोलेंगे, प्राइमरी खोला, हाई स्कूल जाते जाते उसकी तरक्की का रास्ता बंद हो गया। हमको याद नहीं आता है कि एक ही बार जरा सा 50 एकड़ जमीन एक्वायर करें। भीख ही मांगना है तो 100 लोगों के पास जाएंगे कि भाई हम अपने लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, अपनी जमीन दे दीजिए। और जिन लोगों ने कोशिश की तो उनके पास स्कोप रहता है कि हमने प्राइमरी स्कूल शुरू किया तो हाई स्कूल बनाया, BA कॉलेज खोला, फिर उसके बाद ITI खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, जरूरत पड़ी मेडिकल कॉलेज खोला। एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस खड़े कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई कोशिश नहीं होती है और जो लोग करते हैं आधे रास्ते में रह जाते हैं। मजहबी इदारे बहुत हमारे पास हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की। सबसे ज्यादा हमको लगता है तो हम ITI खोल लेते और समझते हैं कि भाई अगर बिहार और झारखंड और उड़ीसा का सबसे बड़ा इदारा है तो क्या IIT से आपको सब्र कर लेना था? ITI से क्या आपको यही इदारा बनाना? हम भाई ITI करके हमारा जो बच्चा होगा वो कहाँ जाएगा? क्या वो हिंदुस्तान का पॉलिसी मेकर हो सकता है? हमारे कौम को गमों से निजात दिलाने के लिए वो रहनुमा नहीं हो सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा अपने बाल बच्चों का पेट भर सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता है। तो जब हम बड़े इदारे का ख्वाब देखेंगे, बड़ी सलाहियतों का ख्वाब देखेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे तो नतीजा निकलेगा। एक और बहुत ज़रूरत है, आप अभी सुनते होंगे और हम लोग खुश भी होते हैं कि भाई किसी इदारे ने IIT के लिए 30 बच्चे को निकाला, किसी ने
50 बच्चे को निकाला और कोचिंग करके बेहतरीन तालीम का निज़ाम किया और उनको आगे बढ़ाया। लेकिन जब हमको अपनी आबादी का ख्याल आता है तो लगता है कि भाई ऊँट में के मुंह में जीरा तो आपने सुना है, लेकिन ये वो भी नहीं है कि जिसकी आबादी इतनी हो, आप इस मुल्क का 15% से ज़्यादा तनासुब रखते हैं और ये 60 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी अगर आपके बड़े इदारों की मदद से IIT में जाते हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाते हैं, तो इससे ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। यह सिर्फ आदाद शुमार में रखने के लिए होगा कि हमने 60 बच्चे को IIT तक पहुंचाया, काम इससे बड़ा था। वैसे इदारे अगर हर जिला में होते, अगर हम हर जिला में ऐसे इदारे बना सकते थे और सबको IIT में नहीं जाना है, उससे छोटी नौकरी भी चाहिए और नॉन टेक्निकल एजुकेशन में भी जाना है, तो क्या हम उस तरह के इदारे अगर जिलों में खड़े करें, एक मकान पूरे, कौन ऐसा शहर होगा जिसमें कोई बड़ा मकान आप मुफ्त में नेगोशिएट करके, कोई ऐसा मुसलमान ना हो जो आपको दे दे पढ़ाने के लिए, फ्री में पढ़ाने के लिए। उसी तरह से 4 हॉस्टल बना दीजिए रहने के लिए। और अगर शहर में, हर शहर में ऐसा इंतजाम हो तो आप सिर्फ IIT की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लैट की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, आपको सिविल सर्वेंट भी चाहिए, आपको स्कूल का टीचर भी चाहिए और दूसरी हज़ारों जो नौकरियां हैं उन सब के लिए आदमी चाहिए। लेकिन आज हमारे पास आदमी नहीं है, और आदमी इसलिए नहीं है कि हमारे पास इदारे नहीं हैं, और हमारे आदमी जो दूसरों के इदारे हैं या दूसरों के इदारे हैं उसमें हमारे पास 4%, 3%, 2% से ज़्यादा की गुंजाइश ही नहीं होती है। आप देखते हैं कि जब आप पार्लियामेंट के मेंबर्स की गिनती कीजिए तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी तादाद तो कभी 10% होती ही नहीं है, हुई ही नहीं है। तो जब 10% आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तो दूसरों के इदारे में जहां आपके लिए कोई अलग से इंतजाम नहीं है तो कैसे गुंजाइश पैदा होगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस की मार्फत ये पैगाम कौम में जाना चाहिए और जो बाहैसियत लोग हैं, बासरवत लोग हैं, जिनकी बातें सुनी जाती हैं, जिनकी जेब में इतनी रकम है कि वो अपने बाल बच्चों को खिलाने पिलाने के अलावा कुछ बचा सकते हैं, तो वो, और जिनके दिल में ये जज्बा है कि कुछ कुर्बानियाँ दे सकते हैं, वैसे लोगों को आना चाहिए। और इदारों के कायम करने के लिए हर शहर में, हर गांव में, हर पंचायत में ऐसी छोटी छोटी इनफॉर्मल तंजीमें बनाइए और कुछ एक कॉमन पूल का इदारा खड़ा हो, एक कमरा 4 कमरे की कोई इमारत खड़ी हो जहां आपके पास गुंजाइश है कि आप 5 तरह के कोर्स पढ़ा सकते हैं और उस गांव में, उस पंचायत में जो असातिज़ा हैं उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई हम मुफ्त में पढ़वा रहे हैं, तो आप भी अपना वक्त 1 घंटा, आप हफ्ते में 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, लेकिन आइए पढ़ाइए। अगर इस तरह के मराकज़ आप बना लिए, आपने इस कामयाबी से चला लिए, तो आप देखिएगा कि 10 बरस में ये जो तनासुब है ये बदलेगा। आपका मुकाबला आज की तारीख में एक ऐसी कौम से है जिसको सब लोग पहले से जानते थे, याद नहीं था, कि जो शादी नहीं करते हैं लोग, RSS के आधे अफराद ऐसे हैं जो शादी नहीं करते हैं, तो घर बार का कोई उनके लिए झंझट नहीं। एक और भी है कि जो शादी कर भी लेते हैं वो हमारे वजीर आजम की तरह फिर एक और कदम उठाते हैं कि उसको भूल जाते हैं। तो वैसी कौम के कमिटमेंट का आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। उसने जिंदगी में 4 काम सोचा कि ये करेंगे, तो वही 4 काम करते हैं, 5वां काम नहीं करते हैं। हमने RSS के बड़े लोगों को देखा है कि एक छोटा सा झोला है और 1 महीने के दौरा पर निकले हुए हैं, क्या है, एक लिबास पहने हुए और एक लिबास उनके झोले में रखा हुआ है, कोई सामान नहीं है। तो इस कमिटमेंट का के जो लोग होंगे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको इस कमिटमेंट का जवाब अपने कमिटमेंट से देना पड़ेगा। और आप तो जानते हैं कि जहां 313 अफराद 1000 पे भारी पड़े थे, जिनके पास कुछ नहीं था, अपने वतन को छोड़कर भागना पड़ा था,
हिजरत करनी पड़ी थी, लेकिन थोड़े ही वक्त में आके वहाँ फिर से फातेह होते हैं। तो ये कौम लड़ने वाली है, अपने हुकूक हासिल करने वाली है और सही ज़राए से अब अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने वाली है। उस कौम के अफराद अगर मुज्तमे हो जाएं, अपने ख्वाबों के बारे में गौर व फिक्र करें, अपनी कुर्बानियों को याद करें, अपने बुजुर्गों के ईसार को याद करें और अपनी जो रकम है उनके पास उसको समझें कि ये कौमी अमानत है, ये अपना काम नहीं, ये अपना हिस्सा सिर्फ नहीं है, ये तिजोरी भरने के लिए नहीं है, बल्कि इस पर हमारे दूसरे भाइयों का और हमारी आने वाली नस्लों का हिस्सा है। अगर इस तरह से गौर व फिक्र करें और सोचें तो हमारे कौम में ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो ऐसे इदारों को खड़ा करने लगेंगे और जब इदारे खड़े होंगे तो हमारा पूरा तालीमी निज़ाम बदल जाएगा। हम वह पढ़ाएंगे जो हम चाहते हैं पढ़ाना। हम ऐसा नहीं है कि आज हमारे घर में किस घर में ये शिकायत नहीं आती हो कि बच्चा स्कूल में गया और उसको कहा गया कि उर्दू यहाँ पढ़ाई नहीं होगी, तुम संस्कृत ले लो। किसी ने कहा कि नहीं तुम इकोनॉमिक्स पढ़ो, उर्दू नहीं पढ़ने देंगे। जब हम अपने इदारे बनाएंगे तो यह लाचारी भी खत्म होगी और हम कोशिश करेंगे कि अपनी वह चीज़ें पढ़ाएं जो उस बच्चे के लिए न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सरवाइव करने के लिए मददगार हो। ख़वातीन व हज़रात, एक बात आखिरी में कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जमात है, आज धीरे धीरे हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान के हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। सबसे पहली खराबी तो यही है कि जैसी हमने हुकूमत बनाई है या बनने दी है, उस हुकूमत के अंदर दो रंगी छिपी हुई है। तो उस हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम जो इदारे चल रहे हैं उसमें झूठी बातें गढ़ी जाती हैं और ये बताया जाता है कि उर्दू के तालिब इल्म नहीं है और जिसकी वजह से पहले ही कर दिया जाता है कि उर्दू के असातिज़ा नहीं है। तो हम में से वह हर आदमी जो अपने बच्चे को स्कूल में भेजना चाहता है, अरबी तो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है और हर घर के बच्चे मदरसे में भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम कोशिश करके अपने बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं। अपने घर पे पढ़ाएं, किसी मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन के पास भेजें या किसी मौलवी के पास भेजें, ये हम भेजते हैं। तो क्या उसी सतह पे अगर बच्चे को आप उर्दू नहीं पढ़ा देंगे तो आप ये जान लीजिए कि इस मुल्क में जो इस्लामी अदब जितना महफूज है उर्दू ज़बान में, वो किसी ज़बान में नहीं महफूज है। आप अपने मजहब को और मजहबी अदब को और मजहबी उसूल व नज़रियात और सहाबा कराम की ज़िंदगी से लेकर सारा कुछ आप इस्लामी लिटरेचर जो पढ़ना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा सरमाया हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान में महफूज है। तो अगर हमारे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ेंगे, उर्दू में इस्तेदाद हासिल नहीं करेंगे तो अरबी से तो जाएंगे ही और सीधा कल वो इस मजहब के भी उस मालूमात से जब दूर हो जाएंगे तो जो रोज़ आए दिन हादसात होते रहते हैं और उल्टी सीधी बातें हमको मीडिया में और मुसलमान नाम के चेहरों से सुनाई जाती है, उसमें सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वह लोग इस्लामी तालीमात से ही बेखबर हैं। तो अगर इस बेखबरी से भी मुकाबला करना है तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपने दरवाजे पे अपने घर में बच्चा 5 बरस 7 बरस की उम्र में जब स्कूल में जा रहा है और स्कूल में अगर उर्दू अरबी का इंतज़ाम नहीं है तो अपने घर में जिस तरह से बच्चे को आप दाल रोटी खिलाते हैं, उसके कपड़े का इंतज़ाम करते हैं, तो उर्दू और अरबी ज़बान आप अपने घर में सिखा दीजिए। ये जब सिखा दीजिएगा तो उसके बाद वो कहीं जाएगा, किसी इदारे में पढ़ेगा, वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढ़ेगा, उसके पास ये रिसोर्स होगा कि वो अपने मजहब के बारे में, अपनी कौम के बारे में, अपने आबा व अजदाद के बारे में माकूल मालूमात उसको हासिल रहेंगी और उसको उसके दिमाग में जो जहर भरा जाता है उसके बाद पास ये गुंजाइश होगी कि वो बराह रास्त मुताला करके उस जहर को अमृत में बदल दे, उसमें सुधार करे और उसका जवाब दे सके। इसलिए आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने घरों में और अपने बच्चों को उर्दू और अरबी घर में ही पहली फुर्सत में सिखा दीजिए। आने वाले वक्त में
اور مشکل مرحلہ آئے گا، حکومتیں اور ہمارے ساتھ جبر کریں گی، تو ان کو بچوں کو ہم ایک یہ اسلحہ دے دیں کہ عربی اور اردو ان لوگوں نے پڑھ رکھی ہے تو ان کے دماغ کو کوئی خراب نہیں کر سکتا ہے، ان کے دماغ میں زہر نہیں گھول سکتا ہے، یا ان کی زبان سے وہ زہر آلودگی نہیں پھیلائی جا سکتی ہے جو دوسروں کے مقاصد میں ہے۔ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک مستقبل کی تعلیم کا نقشہ بھی ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس ہم کو یہ معلوم ہے کہ اس ملک میں جو نیا شہری ہوگا، ہماری اولاد جو نیا شہری ہوگی، وہ صحیح سمت میں جائے گی اور وہ مستقبل کی اپنی لڑائی اس کو اتنی معلومات ہے کہ وہ خود لڑ سکتی ہے۔ اور اگر ہم نے کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال نے جو کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی، تو واقعی ہم اپنی عشق ویرا سے اتنے نا امید نہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہماری نئی نسل اپنے حصے کی روشنی اور چاندنی اپنے بلبوتے پہ حاصل کرے گی اور وہ یہ پوری قوم اس مایوسی کے اندھیرے سے نکل پائے گا۔ اگر میں نے زیادہ وقت لیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی، شکریہ۔